नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ओडिशा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा सरकार से कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा देखने को मिला है। कल दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर, ओडिशा से सरकार से सभी कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा और कल 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। तो बताया जा रहा है राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और कल यानी रविवार के दिन 12 बजे सभी नए मंत्री शपथ लेंगे। दरअसल सत्तारूढ़ बीजेडी ने 29 मई 2022 को अपने 5वें कार्यकाल के तीसरे साल पूरे कर लिए हैं, 3 साल पूरे कर लिए हैं और ऐसे में कैबिनेट में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही थी और अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो मंत्रियों के इस्तीफे को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने और फिर से जीवित करने के अभ्यास के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कल दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। राज्य सरकार में शामिल रहे सभी 20 मंत्रियों ने ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और रविवार दोपहर 12 बजे कैबिनेट मंत्री राजभवन के कन्वेंशन हॉल में शपथ लेंगे। तो लोकसभा चुनाव में महज 2 साल का वक्त बचा हुआ है और इसके लिए वोटिंग भी होनी है और बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश से घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव को दिल्ली से राजेश भाटिया और गंगोत्री कुजूर को झारखंड से टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। रामपुर सीट पर बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जबकि पार्टी ने आजमगढ़ सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुलदीप, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। फिलहाल 10 जून से पहले पहले कितनी बड़ी तैयारियां देखी जा रही हैं? एक तरफ राज्यसभा चुनाव भी, दूसरी तरफ विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव भी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली सहित 4 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली से अगर इस लिस्ट की शुरुआत की बात करें तो यहाँ से राजेश भाटिया को बीजेपी ने जो है राजेंद्र नगर के बाई इलेक्शन के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की जो 2 सीटें खाली हुई है जिन पर उपचुनाव होना है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दिए है। अगर बात करें यहाँ से आजमगढ़ सीट से, तो यहाँ से आजमगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने पुराने उम्मीदवार भोजपुरी सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव निरुआ को जो है वो टिकट दिया है। वहीं अगर रामपुर सीट की बात करें जो आजम खान के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो आजमगढ़ की सीट है वो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और इस सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और साथ साथ में जो आंध्र प्रदेश है वहां के लिए भी जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने हैं उनके कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। साथ में आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड की जो एक विधानसभा सीट है जिन पर चुनाव होना है उनके लिए भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीजेपी ने जारी कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम के अनुसार आजादी के 75वें वर्ष में होने पर दिल्ली में 500 स्थानों पर
तिरंगा लगाया जा रहा है। अभी हमने 500 तिरंगे लगाए हैं। आप घर से निकलते हैं तो हर 3-4 किलोमीटर पे एक तिरंगा मिलेगा। अब हमारा मकसद है हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर दिल्ली वासी के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद दिल्ली सरकार एक कार्यक्रम लॉन्च करेगी, हर हाथ तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा होगा। हमारा मकसद है कि 24 घंटे आदमी ये सोचे कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा सब कुछ देश के लिए है। और जब रात को वो सोए, वो ये सोचे कि आज मैंने इस पूरे दिन में भारत माता के लिए क्या किया। और जैसा मैंने कहा, जिस दिन 130 करोड़ लोग मिलके केवल और केवल भारत के लिए सोचना चालू करेंगे, सबके परिवार भी ठीक हो जाएंगे, गरीबी भी दूर हो जाएगी, भारत भी तरक्की करेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, भारत माता की। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, लगभग 400 पोल लग चुके हैं, 200 उन पे तिरंगे भी लग चुके हैं, बाकी और 200 पे जल्द लग जाएंगे। और 15 अगस्त तक 500 के 500 तिरंगे पूरी दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। आज भी जो भी बाहर से आता है, कोई भी बाहर से दिल्ली देखने आता है, दिल्ली में आता है, और बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी दिल्ली में तो अभी तो 200-300 ही लगे हैं, दिल्ली में तो जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देते हैं, दिल्ली में जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे। तो दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, अब तिरंगों की राजधानी भी बन गई है। और कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़के हिंसा मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। जफर पर आरोप है कि उसने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर लगाए थे और इस मामले में पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है और इस मामले में 3 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हो चुका है और अभी भी और लोगों की निशानदेही बाकी है। पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान दे और जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनके घर पर अब बुलडोजर चलेगा। देखना होगा कि जो आदेश सीएम ने दिए हैं कि घर पर बुलडोजर चलेगा और आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा इस पूरे मामले में और कितना बड़ा एक्शन होता है, क्योंकि अचानक से जब कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में मौजूद थे, उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि तमाम माननीय कानपुर में मौजूद थे, अचानक से दूसरी तरफ हिंसात्मक तस्वीरें सामने आती है। पेट्रोल बम जो कि पहले से भरकर बनाए गए थे और उनका भी इस्तेमाल किया गया, गोलियां भी चली, पत्थर भी चले, यहां तक कि ठेले पर पत्थर लाए जा रहे थे। तो पूरी तरीके से सुविधा थी बमबाजी करने की, पत्थरबाजी करने की, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन सभी दंगाइयों को खदेड़ दिया और फिलहाल अभी हालात अंडर कंट्रोल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं और इस बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है।
राहुल गांधी हमलावर रहते हैं और देश में जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उसको लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घर का नाम लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता है। तो हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी किया गया है और ये पूरी योजना बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर। तो राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ और कमाई घटाओ मॉडल को लागू किया है। और इससे पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बैंक मैनेजर, शिक्षक और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। तो एक के बाद एक राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला तो कभी बढ़ती महंगाई को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तोशी, एक बार फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा है बढ़ती महंगाई को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लगभग 6 करोड़ अंशधारकों को लेकर सीधा मोदी सरकार पर ये निशाना साधा है। उनका आरोप है कि लगातार 40 साल के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो अब 2022 में ईपीएफओ 8.1% हो चुका है। 2015 से 16 में ये 8.8% था, जो कि 20 से 21 में ये 8.5% था और अब ये 8.1% हो चुका है। इसको लेकर लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ केंद्र की सरकार ने महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल पर काम करा है। उन्होंने ट्वीट करके ग्राफ में साझा करा जिसमें वो सीधा बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और किस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होगा। सीधा 6 करोड़ कर्मचारियों का वेतन और उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए ये मॉडल लागू किया गया है। इसको लेकर देखिए लगातार अब इसमें बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। शहनवाज हुसैन इस पे पूरा मामले पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि 8 सालों पे हमने केंद्र की सरकार ने काम करा है, गरीबी को घटाया है। जहां गरीबी देश में 22% थी, अब वो महज 10% रह चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यही है जो कट शेयर किया है राहुल गांधी ने कि ईपीएफओ में इंटरेस्ट रेट घटाया गया है, उसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से?
बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से देखिए प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां भी गिनवाई है। उन्होंने ये साफ कहा है कि 8 सालों में मोदी सरकार ने काम किया, गरीबी को घटाया है। 22% जनता जो पहले गरीब हुआ करती थी, इन 8 सालों में मोदी सरकार के अहम 8 सालों में अब गरीबी का जो रेट है वो 10% रह चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर काम करा है और देश को मजबूत करा है। अपनी सेवा से संगठन को और देश को मजबूत करते हुए तमाम बयान वो दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। थैंक यू। यासिर जी, राहुल गांधी लगातार हमलावर बने रहते हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अब उन्होंने ईपीएफओ को लेकर सवाल उठाया है कि पिछले 40 साल में सबसे कम इंटरेस्ट रेट है 8.1। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर हैं और जब से अमेठी से उनकी हार हुई है, उनकी मुझे लगता है सुध-बुध जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सी गई है। एक उनसे पता करिए कि पहले वो लास्ट विदेश से भारत कब आए और भारत के मुद्दों का उनसे क्या लेना देना। वो इसी तरीके से ट्यूटर खेलने में इतने उन्हें फन आने लगा है कि वो भारत के गरीबों का सहारा लेके, भारत के उन मुद्दों का सहारा लेके जो मुद्दे भारत में जनमानस तक पहुंच रहे हैं। मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उनके पास मुद्दा रह नहीं गया है। उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरीके की बात करके कुछ लाइमलाइट मिल जाएगा, कुछ लोगों का अटेंशन मिल जाएगा, तो वो उनकी भूल है। मुझे लगता है इतना समय ट्विटर के अलावा और सवाल करने के अलावा अपने संगठन के दृष्टिकोण से संगठन पे करे तो जो विलुप्त हो रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर थोड़ा असर हो सकता है। 2 राज्यों तक सिमट के रह चुकी है, वहां भी उनका संगठन कमजोर है। आने वाले चुनाव में वहां उन्हें मेहनत करनी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री के काम पे मोहर कौन लगाता है? जनता लगाती है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसका नतीजा सबके सामने है। बुरी तरीके से कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस के युवराज को समझ में नहीं आता। वो जब विदेश सोचने वाली बात ये भी तो है, भारत की बुराई करते हैं, विदेश से आते हैं तो भारत की बुराई करते हैं। यासिर जी, सोचने वाली बात यह भी है कि हर नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है ईपीएफओ में, और उम्मीद होती है हर नौकरी पेशा को कि इंटरेस्ट रेट हर बार बढ़ के मिले, लेकिन इस बार इतना कम हो गया है 0.4% की कटौती। देखिए, अभी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो उस पे एकदम से टिप्पणी कर देना, अभी आगे कल तक परसों तक क्या डिसीजन हो रहा है वो देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। और उस पे बिल्कुल सरकार कभी किसी के हक मारने के लिए ये सरकार 2014 के बाद नहीं बनी, ये अपने जनता के हक को दिलाने के लिए बनी है। अगर कोई मामला इस तरह का आता है तो उस पर विचार विमर्श करा जाएगा और सरकार करेगी। हमारे जैसे जो संगठन के लोग हैं वो भी उनसे सवाल करके जनता की बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ओके, धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लास्ट के बाद केमिकल फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगी है। तौलाना की फेज 1 के 127 नंबर फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। स्टीम बॉयलर फटने के कारण यह भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में और 20 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। कई लोगों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की भी आशंका बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और वहां से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अचानक केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, काफी नुकसान, लेकिन वहां पर कई लोग भी फंसे हुए थे, जिसमें कि आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई झुलस भी चुके हैं आग लगने से। तो स्टीम बॉयलर फटने से अचानक ये भीषण हादसा हुआ। देखते ही देखते आग लग गई पूरी फैक्ट्री में।
और अभी भी वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। पुलिस भी पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। कई लोग हैं फैक्ट्री के अंदर जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री जिसमें कि अचानक से भीषण आग लग गई और स्टीम बॉयलर के फटने से यह हादसा हुआ है। और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौक के दौरे पर थे। राष्ट्रपति ने गांव में अपने बचपन की यादें ताजा की। पीएम मोदी भी राष्ट्रपति कोविंद के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचे। पीएम ने गांव का भ्रमण किया और उन्होंने मंदिर में पूजा भी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रपति और पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। परौक गांव की प्रदर्शनी में गांव का 3D मॉडल भी दर्शाया गया। सरकार की उपलब्धियों को भी दिखाया गया और इसकी जानकारी कानपुर देहात की सीडीओ सौम्या पांडे ने दी। सुनिए। ये प्रदर्शनी बहुत खास है कई मायनों में। यहाँ जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सब महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जनपद में क्या उपलब्धियां हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कृषि में किसान की आय को दुगना करने के लिए जनपद में जो जो काम किए गए हैं, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे किसान हैं जो बहुत अच्छी लाल भिंडी और बहुत बड़ी लौकी उनका रिकॉर्ड भी है, वो उगाते हैं, उनको दर्शाया गया है। साथ ही साथ समूह की महिलाओं का प्रोडक्ट दर्शाया गया है। इसके अलावा जल अभिषेक एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, हम लोग योजना कह लें या मिशन कह लें, जनपद में चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर इस वर्षा ऋतु में 12,700 करोड़ लीटर का जल संचयन जल आंदोलन की मदद से हम लोग करा रहे, उसको दर्शाया गया और इस गांव का 3D मॉडल भी दर्शाया गया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज देखी और उन्होंने कहा कि अब हम इतिहास को भारत के नजरिए से देख रहे हैं। सुनिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी लड़ाई, ये सब मच्चू को चौहान वगैरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी और ने लिखा है उसका हमने पढ़ा है। भारत की भाषा में भारत ने लिखा हुआ जो चित्रीकृत किया गया वो आज पहली बार हम देख रहे हैं। तो हमारे इतिहास को भी हम अपने नजर से, अपने हृदय से समझ रहे हैं और ये समझने का मौका देशवासियों को मिलेगा तो निश्चित ही इसका परिणाम देश के भविष्य पर बहुत अच्छा होगा। भारतवासी सब एक होकर भारत के सम्मान की रक्षा करने में उसी प्रकार से पराक्रमी होंगे जिस प्रकार से उन पराक्रमी वीरों को इस चित्र में दिखाया गया है। मैं बहुत हृदय से आप सभी का, आप दोनों का विशेषकर, और जो जो इस निर्मित में सहभागी हुए हैं उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। और औपचारिक शुभकामना देने का तो कोई तुक नहीं है क्योंकि हम साथ में ही है। आपने गंगा यहाँ से बही कही है, उस गंगा में हम सब लोग एकत्र अवगाहन कर रहे हैं। इसके ऐसे सुफल और निकलते जाए, इतनी देश के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं। मेरा सबसे चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।